लेट्स स्टार्ट टुडे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो व्हाट इज पहले तो सर्कुलर मोशन का मतलब सबको बेसिकली पता होगा कि व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन डिस्क्राइब्ड बाय दिस पार्टिकल इज नोन एज सर्कुलर मोशन. और यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या चीज कांस्टेंट रहे? स्पीड. तो अगर बोल दूं कि कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करे इस तरीके से कि हर पॉइंट पर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यानी कि यहां पर भी v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो, इस जगह भी. अच्छा, स्पीड कैसे चेक करते हैं? किसी भी पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए मोशन ऐसे हो रही है, जो एरो मैंने बनाया इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से, तो जिस पॉइंट पे ले रहे हो वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो उस पॉइंट पर स्पीड की, लीनियर स्पीड की डायरेक्शन को शो करता है. तो यहां पे भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही हो. किसी भी पॉइंट पर अगर आप ले लो तो हर एक पॉइंट पर अगर स्पीड की वैल्यू सेम है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम ऐसी सर्कुलर मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Such as motion described in a circular path by a particle in which the speed of the particle moving along the circular path remains constant is called uniform circular motion. क्लियर हो गया आई गेस? ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल पूछता हूं, जल्दी से सब लोगों को उसका रेस्पॉन्स देना है. ठीक है, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये ए ऑब्जेक्ट यहां पर है किसी टाइम t1 पर. इसकी स्पीड ले ली मैंने, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड. यहां पर ले ली मैंने किसी t2 टाइम पर v2 40 मीटर पर सेकेंड. और दूसरे केस के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है जो किसी इनिशियल स्पीड मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड से t1 टाइम पर था, और t2 टाइम पर इसकी स्पीड v2 30 मीटर पर सेकेंड है. बताइए क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है? यस और नो में आंसर देना है. यस और नो? एवरीवन क्विकली. नो. 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 जल्दी से बताइए, क्या ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है कि नहीं? नो. यस. यस ना? मतलब जब स्पीड Yes, कांस्टेंट हो तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. चाटे खाओगे सब लोग. अबे भोंट दिमागो, ये सर्कुलर दिख रहा है क्या पाथ? सर सर्कुलर कैसे हो? तो बिल्कुल स्ट्रेट. तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यस और नो. तुम लोग कह रहे हो यस. स्पीड कांस्टेंट मैंने होना no क्या कहा सर्कुलर था. पाथ को हाँ सर, डिस्क्राइब स्पीड. कर रहा है क्या? भोंट दिमागो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ. सारा दिमाग मैंने क्या तो नो बिल्कुल कहा था. घुटनों में और चोटियों में भर रखा है तुम लोगों ने? है बे? दिस इज लीनियर मोशन यार. मतलब मैंने मैं नो क्वेश्चन कहा. पूछ रहा हूँ, पढ़ा ये रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, तो सर्कुलर मोशन हो गया. कॉमन सेंस तो लगाओ, सीधी लाइन में जा रहा है, स्पीड ही तो सेम है, पाथ थोड़ी सर्कुलर है. भोंड दिमागो, है ना? क्वेश्चन पे फोकस किया करो कि क्या पूछा जा रहा है. मेरा यस सही था. यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बी फोकस. मैंने सीलिंग फैन को, सब लोगों के घर में सीलिंग फैन होता ही है, मैंने सीलिंग फैन को ऑन किया साहब, है ना? ये छत से हैंग हुआ है, और यहां पर आपके पास इसका रेगुलेटर होता ही है, जहां पे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये 5 की स्पीड्स तक जा सकता है. और अभी मान लीजिए 0 पर चल रहा है, 0 पर. जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, अभी ये 0 पर ही था, तो अभी ऑन नहीं हुआ, रेस्ट पर है. जैसे ही मैंने 0 से 1 किया, 0 से 1 जाते टाइम ये जो मोशन डिस्क्राइब होगी वो सर्कुलर मोशन होगी. पहले तो ये चीज क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? फैन विल बी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, ये कंफर्म है?
ठीक है, यस सर। तो सर्कुलर मोशन हो गई। बताइए 0 से 1 तक जाते टाइम क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हुआ, यस और नो? नो सर। नो सर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 से। वेरी गुड, यहां पर 0 थी और जब ये 1 तक आएगा तो बीच में इसकी स्पीड इंक्रीज होकर के पहले कांस्टेंट बनेगी 1 पे जाकर के, जब फिर कुछ टाइम बाद हो जाएगा। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि सर्कुलर मोशन तो है बट इट इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज क्लियर, वेरी गुड। अब जब मैं 1 पर इसको स्टेबल कर दूंगा, यानी कि अब ये 1 पे घूम रहा है, तो बताइए क्या अब मैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलूंगा, यस और नो? यस सर। यस सर। इसी तरह Yes, से जब sir. मैं 1 से 2 पर इसको लेकर के जाऊंगा तो ड्यूरिंग द 1 to 2 ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगी, सिर्फ सर्कुलर मोशन या वेरिएबल सर्कुलर मोशन आप बोल सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन जब ये 2 पर आ चुका होगा, 2 की स्पीड पर, और वो कुछ देर तक उसी पर बना रहे, तो हम बोलेंगे जिस टाइम पे वो 2 पे चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म। जल्दी से बताइए साहब मेरे को, तो इसकी स्पीड क्या, मतलब अगर 2 पे मान लीजिए 10 सेकंड हो चुके हैं 2 पर चलते हुए, क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है, यस और नो? यस यस सर। सर। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। अब मुझे आप बताना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए इट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। वर्डिंग को समझ करके काम कीजिएगा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। बी इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, सी एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डी चलो नन। हाँ भाई, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, आपको जो चॉइस हो। सर लाइन बाय लाइन पूछ। ठीक है, तो पहले सोच लीजिए, आप बताओ भाई। तुम्हारा है बी और सी, ओके। तो देखिए अब यहां पर नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो होना। व्हाट इज एक्सेलरेशन एवरीवन? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में चेंज आए। क्या यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, यस और नो? जल्दी बोलिए, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? Yes. यस, बिल्कुल हाँ। नो सर। स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हमें पता है वेलोसिटी दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, एक है स्पीड, एक है डायरेक्शन। Direction. वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी दो फैक्टर से चलती है, एक मैग्नीट्यूड से और एक डायरेक्शन से। दो चीजों के कॉम्बिनेशन से चलती है। अगर इन दोनों में से एक भी चेंज हो जाए तो हम कहते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो चुकी है। यहां पर कोई एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हुई भी मानते हैं। हमने बोला मैग्नीट्यूड की बात करी यहां पर, तो स्पीड तो हर जगह कांस्टेंट है, अच्छी बात है साहब, लेकिन क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? क्या हर जगह ये ऊपर ही जा रहा है क्या? अगर यहां पे बात करूं तो हर जगह हर पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट है, हर पॉइंट पे डिफरेंट है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी होती है चेंज तो एक्सेलरेशन हमेशा आता है, एक्सेलरेशन हमेशा आता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कहलाता ही है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन का भी तो रोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन एक्सेलरेटेड तो नहीं हो सकती। अब अगर नॉन एक्सेलरेटेड नहीं हो सकती और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी मेरे लाल? तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। और एक्सेलरेशन है तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या कोई सी भी सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज
एन एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती बिकॉज चेंज ऑफ डायरेक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर, कीप इट इन माइंड। ठीक है, ये इसलिए पूछा गया था आपसे। सो अब आप लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ चुकी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? ऐसी मोशन जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही होगी तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। सो सच मोशन इन विच द particle describe a circular motion with constant speed but with different direction is called the uniform circular motion. Since the direction of the particle always changes, that's why it is the example of an accelerated motion. Got it? Now let's start few terminologies related to the circular motion. So some terms related to circular motion. एंड बेसिकली जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर जो हम टर्म्स अभी देखने वाले हैं, इनमें से कुछ टर्म्स एंगुलर क्वांटिटीज को बताएगी, एंगुलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने वाली है, और उसकी आपको एक ट्रिक सिखाई जाएगी अभी। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ। सब कुछ हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने बनाया एक सर्कल। लेट सपोज इनिशियल पोजीशन, ये इसका सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का, रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, लेट सपोज इनिशियली ऑब्जेक्ट था किसी पॉइंट P पर, कुछ टाइम t1 टाइम बाद लेट सपोज वो आ गया A पर, और P से A तक आने में ध्यान से देखें तो यहां पर ये 2D मोशन हो गई। यहां से इसने कुछ एंगल स्वीप किया है ये वाला, इसको मैंने बोल दिया ये t1 टाइम के अंदर यहां पर आया है, तो ये θ1 एंगल बोल दिया मैंने। हॉरिजॉन्टल से यानी कि OP लाइन से इसने कितना एंगल बना लिया? θ1 t1 टाइम में। फिर उस यहीं से अगर मैं मेजर करूं तो t2 टाइम में लेट सपोज वो कहीं B पॉइंट पर आ गया, और उसने यहां से एंगल, अगर पूछा जाए t2 टाइम, क्योंकि यहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं t2 टाइम, तो B पॉइंट तक उसने एंगल स्वीप कर लिया θ2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि A से B तक आने में टोटल कितना एंगल स्वीप किया है इसने, तो आप क्या बोलेंगे? θ2 माइनस θ1। और θ2 माइनस θ1 को क्या बोल सकते हैं? चेंज इन एंगल। तो इसमें से चाहे θ1 हो, θ2 हो या डेल्टा थीटा हो, यही कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलूंगा मैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज दैट एंगल स्वेप्ट बाय एन पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं t1 टाइम में पूछूं, सो हियर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुड बी θ1। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन t1 टाइम? θ1। Similarly, what should be the angular displacement in t2 time? θ2. What should be the angular displacement from A to B? Delta theta, that means θ2 minus θ1. So what is angular displacement? How the definition can be given? That angle, yeah, that की जगह the angle swept by and a particle during the circular motion particle in a given interval of time, interval of time ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये तो गई डेफिनेशन से समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? मैथमेटिकली भी इसका कुछ फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो अब इसको समझे कैसे कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये चीज आपने ग्रेड 10 में पढ़ी होगी कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर कोई एंगल थीटा होता है, सर्कल चैप्टर था 10th ग्रेड के अंदर, बिल्कुल था, और जिसकी रेडियस r होती है, तो आपने पढ़ रखा था। और ये अगर मान लीजिए P और ये Q, तो आपको पता है PQ को क्या बोलते हैं हम? आर्क।
रेडियस और थीटा एंगल। तो आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है बेसिक फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसी फॉर्मूले से मैथमेटिकली वी कैन फाइंड आउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस सिचुएशन में थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो हाउ आई कैन डिफाइन थीटा इज इक्वल्स टू आर्क पी क्यू अपॉन रेडियस। ये इसके लिए हो गया, खत्म हो गई कहानी। अब अगर मुझे इसमें सिचुएशन को शो करना है तो देखिए मैं कैसे शो करूंगा। लेट सपोज अगर मैं ए से बी की बात कर रहा हूं तो ए से बी में इसने कुछ डिस्टेंस मान लीजिए डेल्टा एस ट्रेवल करी। कहां से कहां तक? मैं ए से बी में डेल्टा एस ट्रेवल करी। कितने टाइम में ट्रेवल करी? मान लीजिए डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 टाइम के अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है। डिस्टेंस का मतलब ए बी आर्क, ए बी आर्क को मैं क्या बोल रहा हूं? डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा टी टाइम के अंदर, और इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर बोल ही रखी है। तो इन दिस सिचुएशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ये मैंने सिचुएशन भी लिख दिया आपके लिए, फ्रॉम ए टू बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज व्हाट? डेल्टा थीटा इज बीइंग डिफाइंड एज आर्क। व्हाट इज आर्क? ए बी, ए बी की वैल्यू हमने क्या बोल दी? डेल्टा एस अपॉन आर। So hence we got the formula delta theta is equals to delta s upon r. मैं इसको क्यों प्रेफर कर रहा हूं? क्योंकि जब भी कोई डेफिनेशन दी जाती है वो हमेशा एवरेज की टर्म्स में दी जाती है। आपको याद हो तो जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ते थे तो जब पहली डेफिनेशन स्पीड की देते हैं तो वो स्पीड की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है? एवरेज स्पीड। वेलोसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। फिर उससे हम क्या डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कंडीशन लगा करके कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो बेसिक फॉर्मूला हमेशा हम किसका बनाते हैं? एवरेज का। तो ये जो फॉर्मूला बना, दिस इज व्हाट? एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो तो सिंपली इसी को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, लेकिन अगर बेसिकली ऐसे बात करें, अब अगर मान लीजिए मुझे किसी इंस्टेंट पर ये घूम रहा था कहीं पे आया और उसी टाइम मैंने पूछ लिया बताओ अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका मतलब मैंने पूछा उतने में वो हल्का सा कुछ आगे बढ़ चुका होगा। यहां पे था और उसी टाइम पे मैंने पूछ लिया, मान लीजिए ए पे था, मैंने पूछा बताओ अभी कितना है, तो वो जो 0.00 सेकेंड में वो थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, तो इसने छोटा सा कुछ तो एंगल ट्रेवल किया होगा। और इतने से टाइम में ये टाइम भी बहुत छोटा हो गया। मैंने पूछा अभी बताओ, इंस्टेंटेनियस का मतलब सबको क्लियर है। तो हम क्या बताते हैं? इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इस टाइम पर ये सभी किस टर्म्स में लिखे जा सकते हैं? डी की टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी यहां पर डेल्टा टी दिख नहीं रहा, इसलिए अभी हम इसको यहां पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जहां पे भी डेल्टा टी टर्म्स आ जाएगी उस जगह पे मैं इसको ये वाली वैल्यूज लेकर के कन्वर्ट कर दूंगा स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर। अब बुक्स में जनरली केवल आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, इसका फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका कुछ मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होगी, जैसे 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। रेडियन में बात करेंगे तो जैसे अगर मान लीजिए 30 डिग्री आंसर आ रहा है तो अब आपको पता है कि π/6 रेडियन है ना, 60 डिग्री आ रहा है तो π/3 रेडियन, 90 डिग्री आ रहा है तो π/2 रेडियन। तो SI यूनिट, पहले मैं SI यूनिट लिखता हूं उसके बाद आगे की कहानी बताता हूं। SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिग्री, इट इज रेडियन, ठीक है। ये आपको ध्यान हो तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज फंडामेंटल, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके बाद देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। one of the supplementary quantity is angle and another quantity is solid angle. For angle, radian is the SI unit, for solid angle steradian is the SI unit, है ना, याद आ गए होंगे वो दिन। तो रेडियन, इस वजह से हमें डिग्री में अगर आंसर आ भी जाए तो पहले किस में कन्वर्ट करना है? फिर रेडियन में। फाइनल आंसर शुड बी इन रेडियन, ओके। क्योंकि हमें पता है कि अब ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग थीटा स्वैप्ट होगा। तो ये वैल्यू केवल और केवल एक डायरेक्शन में नहीं,
दूसरी डायरेक्शन पे भी, इसका मतलब ये डायरेक्शन पे भी, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रही वैल्यू पे, किस पर भी डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन पे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये सीख लो, कोई भी चीज अगर एंगुलर है, इट विल ऑलवेज बी अ वेक्टर क्वांटिटी इन जनरल। ठीक है, एंगुलर क्वांटिटीज कैसी होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो अब ये इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा थीटा एक एंगुलर क्वांटिटी है, नाम से पता चल रहा है एंगल है, तो ये तो बेसिक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं, अब ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, कहीं वेक्टर लगाया नहीं है। किसी ने कहा सर लिखना है तो लिख दो, क्या लिख दो कि ये देखो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस वेक्टर अपॉन आर वेक्टर, ऐसे लिख दो आर वेक्टर। अगर ऐसे तुमने लिख दिया तो ये सब कुछ गलत हो गया। पूछा कि क्या गलत हुआ, कि सर देखिए आप बोल ही रहे हो कि थीटा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डेल्टा एस ये एक तरह से, अगर मान लीजिए इस डिस्टेंस को थोड़ा कम कर लें, शॉर्ट डिस्टेंस कर ले, ये यहां से और ये यहां तक, तो ये ऑलमोस्ट लीनियर डिस्टेंस मानी जा सकती है। तो ये आर की इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का काम करेगी, डेल्टा एस वेक्टर का बिल्कुल करेगी। रेडियस की डायरेक्शन हर एक पॉइंट के हिसाब से अलग अलग होगी। इस टाइम पे रेडियल डायरेक्शन ये है, इस टाइम पे रेडियल डायरेक्शन ये है, यहां होगा तो ये रेडियस की डायरेक्शन होगी, तो ये भी आर वेक्टर होता है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने सब कुछ लिख तो दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है जो आपको शुरू में सिखाया गया था कि नो वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिविजिबल। दो वेक्टर क्वांटिटीज को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स, नो वेक्टर क्वांटिटी कैन रिजाइड इन डिनोमिनेटर। तो आप अभी इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। आर वेक्टर नीचे लिखने का मतलब आप तो वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, और वेक्टर का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ऊपर भी डायरेक्शन नीचे भी डायरेक्शन, आप डायरेक्शन को डायरेक्शन से डिवाइड कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। एक तरह से तो ये हो गया कि नॉर्थ को ईस्ट से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। आई कैप को जे कैप से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। सो नो डायरेक्शंस कैन बी डिविजिबल, दैट्स व्हाई ये फॉर्मेट लिखना गलत है। सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फिर भी ऐसे नहीं लिख सकते। तो कि भाई अब कैसे लिखें, तो देखिए इसके लिए तरीका, ये वो चीज बता रहा हूं जो आपको बुक में नहीं मिलेगी। देखिए यहां पर अभी हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस इक्वेशन 1 से डेल्टा इसको ऐसे लिख डाला, डेल्टा थीटा आर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मैग्नीट्यूड ही चल रहा है। अब इसका मतलब जब मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिएगा। अब एक जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फोकस होकर के अपने दिमाग को चलाइएगा और कॉमन सेंस को अप्लाई कीजिएगा। घुटनों से दिमाग तक लाएं, चोटियों से भी दिमाग तक लाएं। ये मैंने एक्स-जेड प्लेन में फ्लोर पर एक सर्कल बना दिया है ना। ये इस तरीके की 3D कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड, और ये वाला यहां पे मैंने बना दिया, तो एक्स जेड के अंदर है। इस समय पार्टिकल यहां पर है, तो इंस्टेंट, अभी इसी इंस्टेंट पर मैं पूछूं कि मोशन मान लीजिए ऐसे हो रही है, तो इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। ध्यान से देखो ये कौन से प्लेन में चल रहा है, एक्स-जेड प्लेन में ऐसे चल रहा है। तो यहां पे पूछ लिया मैंने, ये देखिए कहां गया, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है ऐसे, तो ये ऐसे फ्लोर पे, ये मैंने हाथ पे रख दिया है ना यहां पर। अभी इस जगह पे पूछ रहा हूं, तो इसकी डायरेक्शन कैसे दोगे, इस जगह पे टेंजेंट, ये डायरेक्शन कौन सी, इनवर्ड, अंदर की तरफ, माइनस के कैप। मैंने एस की डायरेक्शन लिख दी आपके समझाने के लिए, माइनस के कैप। इसको और कैसे भी बताते हैं, क्रॉस। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन, ठीक है। एस की डायरेक्शन हो गई इधर। इस जगह पे आर की डायरेक्शन पूछूं तो आर की डायरेक्शन इधर है, ये देखिए ये है आर की डायरेक्शन, आई कैप सामने की तरफ, एस वेक्टर अंदर की तरफ है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और ये एंगल हुआ, तो ये एंगल मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन नहीं है यहां पे, वरना डायरेक्शन कैसे शो करूं। एंगुलर चीजें हमेशा रोटेशन, वेक्टर फॉर्म में रोटेशन के सेंस को बताती है। फॉर एग्जांपल आपको ध्यान हो तो मैंने वेक्टर के अंदर दो तरीके की चीजें पढ़ाई थी, एक पोलर वेक्टर पढ़ाया था और एक एक्सियल वेक्टर पढ़ाया था।
तो एक्सियल वेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेंस ऑफ रोटेशन को। मान लीजिए कि रोटेशन अगर हो रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप अपनी थंब्स को कर्ल करोगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो स्ट्रेस थंब होगा वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। एंड जो ये थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर तो है, कैसी क्वांटिटी है? एक्सियल वेक्टर। तो अगर मैं पूछूं कि थीटा की डायरेक्शन यानी कि थीटा वेक्टर फॉर्म में पूछूं तो वो किधर आएगा? पहले आप अपनी थंब्स को मूव करो, थंब किधर आ रहा है? ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये होगी इस थीटा की, थीटा वेक्टर की डायरेक्शन। बोले तो ध्यान से देखो, कौन सी एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं? जे कैप। इसका मतलब है थीटा है जे कैप, आर वेक्टर है आई कैप और एस वेक्टर है माइनस आई कैप। क्या ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए? तीनों परपेंडिकुलर हो गए। अब डेल्टा एस वेक्टर अगर मुझे लगाना है तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, और दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, और ये दोनों क्वांटिटी कैसी हैं? वेक्टर। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट हो रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट दो टाइप के हो सकते हैं। कोई भी दो क्वांटिटीज जो जब मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो वो या तो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मिलती हैं, डॉट प्रोडक्ट जिसका नाम स्केलर वेक्टर भी होता है, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं इसको, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। अगर डॉट प्रोडक्ट से जो दो वेक्टर के बीच में, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहे थे, मुझे नहीं पता कि इनके बीच में क्या था, किसी ने कहा सर डॉट लगा दो, मल्टीप्लाई तो हो ही रहे, डॉट लगा दो। बताइए ए डॉट बी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। ये पूरी की पूरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केलर क्वांटिटी, कॉस थीटा एक प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड, पूरी की पूरी ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर। ठीक वैसे जैसे वर्क डन होता है, वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। लेकिन ये किन दो चीजों से मिलकर के बनी है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। ऑलवेज रिमेंबर, उस टाइम भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज गिव यू विच काइंड ऑफ क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कहां पर बेटा डॉट लगा दिया ना? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है बेटा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो जब डॉट लिख रहा हूं तो फिर कॉस क्यों लगाऊंगा? डॉट का मतलब ही यही है कि पूरे का को लिखने का तरीका ये है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर डॉट लगा दिया दो वेक्टर्स के बीच में तो ये एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी आपको, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं ए और बी के बीच में क्रॉस लगा देता तो मैं इसको लिखता मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप। याद आया क्रॉस प्रोडक्ट? ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, साइन थीटा नंबर, प्योर नंबर, स्केलर क्वांटिटी, एन कैप। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। ओवरऑल ये तीन चीजें तो थी स्केलर, लेकिन ये फाइनली मल्टीप्लाई हो रही है एक वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल आंसर कैसी क्वांटिटी होगा? वेक्टर। ये मैंने उस टाइम भी समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट में कि क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज गिव यू विच काइंड ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज गिव यू स्केलर। याद आ गया ये सारी चीजें? वो अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं। खुद बताओ, ये जो डेल्टा एस है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर है तो, और ये दो वेक्टर से मिलकर बनी है, तो ये दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाऊं कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं? बेटा अगर मैंने डॉट लगा दिया तो इससे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? डेल्टा थीटा का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, स्केलर। तो क्या डेल्टा एस स्केलर क्वांटिटी है क्या? आंसर तो मुझे वेक्टर टर्म्स में चाहिए ना। वेक्टर कब मिल सकता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट करूं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है इनके बीच में क्रॉस लगाना है, लेकिन हमें यह तो पता है कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, बट ए क्रॉस बी कैन नॉट बी रिटन एज
बी क्रॉस ए, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, वी कांट राइट इट। रीजन, अगर मैंने यहां पे पूछा, यहां पे मैंने ले लिया, ये देखिए एक प्लेन ले लिया, इसके अंदर एक वेक्टर ले लिया ए, एक वेक्टर ले लिया बी, इनके बीच का कुछ एंगल है, ए क्रॉस बी करा, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वर्टिकली अपवर्ड, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ए क्रॉस बी हमेशा दो वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उससे भी परपेंडिकुलर होती है। और निकालते कैसे हैं? राइट हैंड थंब रूल। फर्स्ट वेक्टर पर ये वाली फिंगर रखते हैं, सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाते हैं, थंब जिधर आता है वो बताता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अगर किसी ने पूछा सर बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में आप फर्स्ट वेक्टर किसको मान रहे हो? बी को। तो ये वाली लाइनिंग या ये वाली लाइनिंग बी पे रखनी है और ए की तरफ घुमानी है। मैंने मान लीजिए ऐसे रखा, तो देखिए घूम ही नहीं पा रही, तो मेरे को ऐसे करना पड़ा। बी से ए की तरफ घुमा रहा हूं तो थंब किधर आ रहा है? नीचे। क्लियरली बी क्रॉस ए तो आ रहा है नीचे, ए क्रॉस बी आ रहा है ऊपर। तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो गए, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी डिफरेंट होगी। दैट्स व्हाई वी कांट राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर इतना आपको समझ में आ गया कि इनके बीच में ये दो वेक्टर क्वांटिटी है और यहां से डेल्टा एस को मुझे वेक्टर में लाना है। वेक्टर में तब आ सकता है जब इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट या तो डेल्टा थीटा क्रॉस आर होगा या आर क्रॉस डेल्टा थीटा होगा। बस अब हमारा एम इतना रह गया है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक तरह से ये एक ए हो गया, ए क्रॉस बी हो गया, और ये बी क्रॉस ए हो गया। हमें चेक करना है कौन सा फॉर्मूला डेल्टा एस वेक्टर के लिए सही बैठेगा। ऑलराइट, अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी के लिए डायरेक्शन ऊपर मिलनी चाहिए। ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसको ए क्रॉस बी मान लूं तो ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे अगर मैं R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लिख दूं तो ए क्रॉस बी का मतलब मैं यहां क्या मान सकता हूं? R वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का मतलब कौन है? डेल्टा एस वेक्टर। अगर मैं ए क्रॉस बी करूं हमारे राइट हैंड फॉर्मूले से, तो मुझे डेल्टा एस वेक्टर की डायरेक्शन में ही आंसर मिलना चाहिए। थंब किधर मिलना चाहिए? डेल्टा एस वेक्टर की डेल्टा एस किस डायरेक्शन में? अंदर, माइनस के कैप। अब ध्यान से समझना, मार्कर्स लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ऊपर वाली डायरेक्शन है डेल्टा थीटा, ये आर वेक्टर, और ये वाला है मेरा एस वेक्टर जो अंदर चल रहा है, ये ऐसे। ठीक है, नजर आ रहा होगा, है ना? ऐसे कैसे दिखाऊं? हाँ ठीक है। डेल्टा थीटा क्रॉस आर करूं मैं, तो ये मेरा ए क्रॉस बी। मेरे को या तो मैं ऐसे रख करके ऐसे घुमाऊंगा तो घूम नहीं रही, तो मैंने ऐसे कर दिया। थंब किधर आ रहा है मेरा? माइनस की। सही आ रहा है क्या? डेल्टा एस वेक्टर क्या यहां पे माइनस के कैप में ही है क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग? बिल्कुल ठीक। किसी ने कहा सर अगर आर कॉस थीटा करते तो आर ये रहा, आर से थीटा ऊपर है, थीटा की तरफ घुमाऊं तो थंब किधर आ रहा है? बाहर, के कैप। लेकिन एस वेक्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग कहां दिख रहा है? तो क्या ये सही हुआ? क्या नहीं हुआ ना। हम जो निकाल रहे हैं तो उसका उल्टा निकल रहा है। इसका मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहिए? ऊपर वाला, डेल्टा थीटा क्रॉस आर अंदर की तरफ। इसका मतलब जो डेल्टा एस का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? डेल्टा थीटा डेल्टा एस इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा थीटा का नहीं, डेल्टा एस वेक्टर का डेल्टा थीटा क्रॉस आर। ये बुक में लिखा हुआ नहीं मिलता है जनरली। ठीक है, किसी को फिर भी समझ में नहीं आया हो तो सोचो, आर की डायरेक्शन क्या है साहब? आई कैप। आर वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप, डेल्टा थीटा की डायरेक्शन प्लस का जे कैप, और एस वेक्टर माइनस के कैप। हमें इन दोनों को क्रॉस करना है और उससे आंसर माइनस के कैप लाना है। इन दोनों को क्रॉस करने का मतलब हुआ या तो मैं आई क्रॉस जे कर दूं या जे क्रॉस आई कर दूं। देखना यह है किससे माइनस के कैप मिलेगा। तो आपको ये डायग्राम याद होगा, आई
जे के। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो आई क्रॉस जे करते हैं तो प्लस का के कैप आता है, तो आई क्रॉस जे देता है प्लस का के कैप, लेकिन जे क्रॉस आई देता है माइनस के कैप। जे कौन? डेल्टा थीटा। आई कौन? आर वेक्टर। माइनस के कैप कौन? एस वेक्टर। ये बन गया फॉर्मूला। समझ में आया? कितनों को ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया? यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा बहुत प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा, तो ये तो थी आपकी क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं इसको और आगे बढ़ते हैं हम किस पे? एंगुलर वेलोसिटी पर। ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब बात कर रहे हैं किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की, और उसको करके आज की सभा समाप्त करेंगे। So next is angular velocity. Second term, angular velocity, symbol ओमेगा, है ना। एक तो W होता है, इधर से भी इसको बीच में से ठोक दिया, इधर से भी बीच में से ठोक दिया, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, बोलना क्या है? ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर है ही सही, वेलोसिटी भी है। कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहानी खत्म और डेफिनेशन हजम। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी, उस टाइम हम सिर्फ वेलोसिटी लिखते हैं क्योंकि अब एंगुलर भी आ रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इन जनरल। इसी तरह से अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को बोलूं तो जहां लीनियर है उसकी जगह क्या लगा दूं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। खत्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ, तमीज से थोड़ा लिखें तो, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity, and it is represented by the symbol omega, omega। ठीक है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि एंगुलर है तो ये भी क्या देगा? सेंस ऑफ रोटेशन। तो काइंड ऑफ ये भी कैसी क्वांटिटी है? एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दिस विल ऑल्सो डिस्क्राइब द सेंस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन होगा उसके परपेंडिकुलर। अगर रोटेशन ऐसा हो रहा है इधर से इधर तो ओमेगा ऊपर होगा, अगर उल्टा हो रहा है तो ओमेगा नीचे होगा। फैन की जो मोशन है, अब सोच लो आप फैन को देखो, चला करके देख लेना, फैन जिधर चल रहा होगा उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी किधर आएगी? जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में थंब घुमा लेना, मतलब फिंगर्स घुमा लेना, थंब आपको रिप्रेजेंट कर देगा ओमेगा की डायरेक्शन को। ठीक है, सो डायरेक्शन इज detected या determined by, direction is determined, direction of omega is determined by right hand thumb rule only, right hand thumb rule, and it also gives and depends on
सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है, कि रोटेशन किस तरह का है उसको बताती है या उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखूं तो फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, एंगुलर वेलोसिटी, वर्डिंग फॉर्मूला इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज, लिख रखा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, एंगुलर वेलोसिटी सिंबल ओमेगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और थीटा में चेंज डेल्टा, तो यहां पे क्या लिख दूं, डेल्टा थीटा, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी। फिर से वापस जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आती है जिनमें आप चेंज वगैरह को मेंशन करते हैं, ये हमेशा किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, एवरेज को। तो ये जो फॉर्मूला आया है अभी किसका आया है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना है इसका इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं, इफ डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो डेल्टा थीटा भी क्या हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा। ये पता ही है, ये सब कुछ सर्कुलर मोशन में ही चल रहा है कि अगर इस पॉइंट पे था और इंस्टेंट मेरे पूछना है तो ये डेल्टा थीटा भी कम, बहुत छोटे से टाइम के लिए बहुत कम होगा, सो देन डेल्टा थीटा will also be very very small, and now we may write, हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट पूरा नहीं लिख करके कैसे लिखते हैं, LIM, लेकिन रीड क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जब भी ये सिंबल आपको दिख जाता है आप इसको क्या लिख देते हो, डी, डिफरेंशिएशन वाला डी, डी बाय डी, तो ये क्या बन गया, डी के बाद क्या दिख रहा है, थीटा अपॉन डी टी। तो ये आपका ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आंसर किसका हुआ जब आपने लिमिट पुट कर दी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और अगर मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करना हो इसको तो मैं रीड क्या करूंगा, डी थीटा अपॉन डी टी को डी बाय डी टी ऑफ थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपसे पूछूं कि इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट यहां फॉर्मूला देख करके बताइए कि एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, तो एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा, थीटा रेडियन में मेजर होता है और टाइम सेकंड में, तो आंसर क्या आ गया, रेडियन पर सेकंड, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा। अगर मैं थीटा का आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता, what is the dimensional formula of angular displacement, what is the dimensional formula quickly, m0 l1 t1, डेल्टा थीटा का, वापस बोलना, मैंने सुना नहीं, वापस बोलो बेटा, m0 l0, अरे पूरा तो बोलो, वापस बोलो, m0 l0 t-1, m0 l0 t-1, भोंड दिमागों, थीटा एक एंगल, और एंगल लिखवा रखा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद जो दोनों आते हैं उसमें से जो प्लेन एंगल होता है वो डायमेंशन लेस और यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस में सिर्फ रेडियन होता है लेकिन डायमेंशन कुछ नहीं होती। क्यों नहीं होती, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी मीटर में, रेडियस भी मीटर में,
मीटर मीटर कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या बना? m0 l0 t0। डायमेंशनलेस, कौन है डायमेंशनलेस? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा पूछूं तो ऊपर वाला तो डायमेंशनलेस, लेकिन नीचे तो है t1, तो फाइनल आंसर क्या बन गया? m0 l0 t-1। ठीक है, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t-1। और फाइनल डायग्राम बनाते हैं कि इसका रोटेशन कैसे पता चलेगा, ओमेगा कहां पे होगा। तो ये देखिए, अगर है ये r रेडियस, ठीक है, इस टाइम पर अगर ये इसने कुछ एंगल स्वीप किया, छोटा सा एंगल, और रोटेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन आएगी, ये थीटा इधर की तरफ आया है, थीटा है ना कि थीटा वेक्टर है। प्लेन में जो लिखोगे वो बिना वेक्टर के मैग्नीट्यूड, थीटा वेक्टर किधर होगा खुद बताओ। थीटा वेक्टर पूछा था तो राइट हैंड थंब रूल से थीटा इधर आ रहा है, थीटा की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में आ रही थी। तो ध्यान से देखो, ओमेगा भी अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ओमेगा वेक्टर क्या लिखूंगा? डी थीटा वेक्टर अपॉन डी टी। टाइम तो वैसे भी स्केलर क्वांटिटी होती, तो ओमेगा की डायरेक्शन किसके अलोंग होनी चाहिए? थीटा के अलोंग। तो थीटा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ओमेगा भी होगा। और अभी अभी मैंने लिख भी रखा है राइट हैंड थंब रूल से, ये देखो ओमेगा ऊपर आ गया। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होता तो थीटा भी नीचे, ओमेगा भी नीचे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या? एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्या? रिलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा और वी में रिलेशन। यहां तक सब कुछ कितनों को अच्छे से क्लियर है?